नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में तो हंगामा चल रहा है, लेकिन इस हंगामे के बीच विपक्ष की कुछ पार्टियों में भी उतना ही जोरदार हंगामा चल रहा है। और ये दो पार्टियां ऐसी है जिसके अंदर ऐसी खलबली है कि अब उनके नेता गिड़गिड़ा रहे हैं सांसद विधायक के सामने, लेकिन वो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसके कारण इन दोनों पार्टियों के नेताओं को अब दिख नहीं रहा है कि आगे भविष्य क्या होगा। इसमें सबसे पहले पार्टी जो है वो शरद पवार की है। शरद पवार ये महाराष्ट्र के सबसे चतुर, चालाक, धूर्त नेता जिनकी हेकड़ी इस बार निकल गई, आसमान में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था महाराष्ट्र में हम जिसको जैसे चाहेंगे वैसे घुमा देंगे, वैसे नचा देंगे, और अपनी पार्टी नहीं बल्कि अपनी बेटी को सेट करके ही हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, शरद पवार ने पहले घोषणा कर दी थी, शायद उनको इंट्यूशन हो रहा था कि इस बार तो हमारा सुपड़ा साफ है कि अब हम आगे राज्यसभा नहीं जाएंगे। ऐसे भी 2026 में उनके राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद रीनॉमिनेट करने के लिए विधायक ही नहीं बचेंगे कि जिसके कारण शरद पवार तो क्या, पार्टी के किसी नेता को उनकी पार्टी से राज्यसभा भेजा जा सके। और इसीलिए शरद पवार आजकल बड़े टेंशन में हैं, क्योंकि उन्होंने जो किए हैं महाराष्ट्र के अंदर, जैसी व्यवस्था उन्होंने संभाली है और जो हिंदुओं के साथ धोखेबाजी की है उसकी सजा मिल रही है। लोकसभा चुनाव में तो 8 सांसद जीत गए थे, लेकिन अब दुर्भाग्य की बात देखिए कि 8 सांसद जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के विधायकों की संख्या मात्र 10। महाराष्ट्र में केवल 10 विधानसभा सीटें शरद पवार की पार्टी लेकर आई है, और वो भी 10 के 10 विधायक हैं जो अब शरद पवार से सवाल कर रहे हैं, मन में अंदर से कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इन्हीं के साथ हमारा भविष्य है या फिर हमें भविष्य में कुछ और विकल्प तलाशने पड़ेंगे। मीटिंग शरद पवार इसी बात को लेकर ले रहे हैं कि आगे की हमारी स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन स्ट्रेटजी ये कंफ्यूजन वाली स्ट्रेटजी है, क्योंकि शरद पवार बाहर में कुछ और मीटिंग में कुछ और बोलते हैं। बाहर में तो उन्होंने कह दिया कि देखो महाराष्ट्र में आंधी तूफान सुनामी थी और वो सुनामी हिंदुओं की थी जिसमें हम पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि आपने हिंदुओं को तोड़ने बांटने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति को अव्यवस्थित कर दिया। ये शरद पवार ही हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम तो चाहते थे उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन टूटे। क्यों चाहते थे? उनकी दुश्मनी उद्धव ठाकरे से नहीं थी, उनकी दुश्मनी हिंदुत्व के एजेंडे से थी। उनकी दुश्मनी थी कि अगर हिंदुत्ववादी 2 पार्टियां एक साथ रहेगी तो हमारा गठबंधन या हम खुद ही अपनी पार्टी को बेहतर पोजीशन पर कभी महाराष्ट्र नहीं ले जा सकते, और जब भी हिंदुत्व की आंधी चलेगी उस समय तो हमारा सुपड़ा साफ होगा। एक बात तो है कि शरद पवार थोड़े दूर की नजर रखते हैं और इसलिए लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब शिवसेना आई तो उसके बाद इनको लगा उद्धव ठाकरे क्या है, उद्धव ठाकरे के पास राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। यही मौका है जिसमें उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से अलग किया जा सकता है, और उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। 1 चुनाव, 2 चुनाव, उसके बाद वो सफल हो गए। 2014 में जब चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी सब अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा भी अलग चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय शरद पवार की कोई मजबूरी नहीं थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए सामान्य तरीके से बाहरी समर्थन की घोषणा कर दें। ये इसलिए किया था ताकि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना ले, उद्धव ठाकरे की जरूरत महसूस ना हो और उद्धव ठाकरे चिढ़ जाए, शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन खत्म हो जाए हमेशा के लिए। वो चाल तो कामयाब नहीं रही, क्योंकि शिवसेना के नेताओं ने ही उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसलिए उद्धव ठाकरे को बाद में सरकार में शामिल होना पड़ा। हालांकि आगे के चुनाव में भी कुछ चुनाव अकेले लड़े बीएमसी का और कुछ चुनाव साथ में जैसे 2019 का लड़ा, लेकिन नजर जो
शरद पवार की थी वो इसी बात को लेकर थी कि फिर गठबंधन हो गया है भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच। इसका मतलब है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ रहेगी तो हम चुनाव नहीं जीत सकते, हमारी स्थिति कमजोर ही रहेगी। विधानसभा का चुनाव हुआ 2019 में और फिर दोनों के गठबंधन को 161 सीटें मिली। ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं थे, क्योंकि गठबंधन ही चुनाव लड़ रहा था, अकेले कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। ऐसे में 161 सीटें यानी कि सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया लोगों ने। विपक्ष में बैठने के लिए शरद पवार को बहुमत दिया और विपक्ष में बैठने के लिए कांग्रेस को भी दिया। लेकिन वैसी स्थिति में भी शरद पवार अपनी चाल चलते रहे, किसी न किसी तरीके से ये डबल एजेंट संजय राउत का इस्तेमाल किया और उद्धव ठाकरे के दिमाग को भ्रमित करते रहे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी कि जब तक हिंदुत्ववादी दो पार्टियों को तोड़ फोड़ के खत्म नहीं कर देंगे, जब तक हम चैन से नहीं रह सकते। इसलिए उद्धव ठाकरे को एन केन प्रकारेण भ्रमित किया और फिर उन्हें अपने खेमे में ले आया। और अपने खेमे में लाकर क्या किया? ये सिर्फ गठबंधन की बात नहीं कर रहे, ये विचारधारा की बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे जैसे ही इनके गठबंधन में गए, उनके सो कॉल्ड सेकुलर भावनाएं उफान पर आने लगी। वो धीरे धीरे अपने पूरे हिंदुत्व के विचारधारा को छोड़ दिया, त्याग दिया। वो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग में आने लगे। वही उद्धव ठाकरे बाप बेटे दोनों, यानी कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे दोनों क्या कहते नजर आ रहे हैं? आदित्य ठाकरे कह रहे हैं हमारे दिल में तो राम है, हाथों में रोजगार चाहिए। ये दिल के राम की बात तो ये कांग्रेस वाले करते हैं, ये शरद पवार जैसी पार्टियां करती है। ये तो बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव करते हैं कि राम को दिल में ही रखो, दिल से बाहर न निकालो, जुबान पर मत लाओ, जय श्री राम के नारे मत लगाओ, मंदिर के लिए संघर्ष मत करो, भगवान श्री राम का मंदिर मत बनवाओ, बस अंदर से तुम दिल में राम राम करते रहो। उससे इस बात के प्रदर्शन न करने से क्या हिंदुओं की स्थिति सुधर जाएगी? ये सारे सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के कंधों पर डालकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बेवकूफ बनाया। उन्हें न केवल पार्टी संगठन के कारण संगठन में विद्रोह पैदा किया, बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे से पूरी तरह से उन्हें भटका दिया और इसकी सजा तो मिलनी थी। इसलिए शरद पवार आजकल इतने टेंशन में है कि लगता है कि वो मीटिंग के अंदर कब रो पड़ेंगे ये पता नहीं चल पाता। क्योंकि ये विधानसभा में जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद शरद पवार ने पहली बार मीटिंग ली। संसद का सत्र था, उससे पहले अपने नेताओं को भी बुलाए, सांसदों के साथ मीटिंग ली। लेकिन 8 सांसद ये अलग अलग सवाल शरद पवार से कह रहे हैं कि जब आप ही बता रहे हैं बाहर में जाकर कि देखो ये हिंदुत्व की सुनामी है, इसमें सारे बह जाएंगे, इसमें कोई दूसरा मुद्दा काम नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करें? हम लोग मुस्लिम परस्त राजनीति करते रहें या हिंदुत्व की राजनीति की तरफ हम जाएं, या फिर हम अपना कैरियर की बात करें, आगे राजनीतिक कैरियर हमें किस ओर ले जा रहा है उसकी बात करें। आगे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आएगा और उसमें आप लोग इंडी अलायंस करके ये मुस्लिम परस्त राजनीति करेंगे। कांग्रेस वाले ने तो सबके सामने कह दिया है और आप लोग उसके पीछे पीछे चलकर उसी तरह की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में हमें तो सोचना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जाकर पिट पिटाकर आए, या हिंदुओं के विद्रोह का विरोध का सामना करें, या फिर आपकी पार्टी में रहें, या फिर पार्टी छोड़कर हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले जाएं, एनडीए में चले जाएं, या फिर हम भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएं। क्योंकि शरद पवार को टेंशन इसलिए है, 8 ही सांसद और 8 सांसदों में 6 से ज्यादा अगर चले गए, 6 सांसद चले गए तो इसका मतलब है एंटी डिफेक्शन भी नहीं लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जा जाकर गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी शरद पवार फिर से चले गए कि अजीत पवार को ये जो हमने सिंबल दिया था और उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी डाला, लेकिन फिर भी उसका फर्क नहीं पड़ा। लोग भ्रमित हो गए कि शरद पवार की पार्टी कौन है, अजीत पवार की पार्टी कौन है। लेकिन ये शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी कौन है, क्या ये लोकसभा में नहीं दिखाई पड़ा था? लोग उस समय भ्रम में नहीं आ गए थे? हो सकता है कि लोकसभा में ये भ्रम के कारण ही शरद पवार की पार्टी को वोट दे दिया और इसलिए शरद पवार जीत कर आए।
अगर इनको ये लगता है कि भ्रम हो सकता है तो 3 महीने में 3 भ्रम थोड़ी होता है, भ्रम तो एक तरीके से ही होगा। लेकिन इनकी चाल यही है कि हम भ्रमित करें, किसी तरीके से ये हार के लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं ढूंढें। और इसलिए एक और जिम्मेदारी, ये जो 2 दिन पहले ईवीएम पर कह रहे थे कि ईवीएम की कोई गलती नहीं है, शरद पवार ने मीटिंग में लीगल सेल बनाया अपना, और इस बात के लिए अपने पार्टी के नेताओं को कहा कि आप देखो, सबूत जुटाओ, हर जगह से सबूत जुटाओ, कोई भी सबूत मिले तो उसे इकट्ठा करो, ईवीएम के खिलाफ, हम लोग ईवीएम के खिलाफ जाएंगे और लीगल अभियान चलाएंगे। ये जुडिशियल लीगल अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। लीगल सेल बनाया है और जुडिशियल अभियान में ये सुप्रीम कोर्ट पर ये पूरी विपक्षी पार्टियां दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश इस बात की कर रही है कि कैसे भाई सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे, नहीं ईवीएम नहीं, अब तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस मीटिंग में शामिल थे और राहुल गांधी का जिक्र करके कहा, राहुल गांधी पूरी तरह से मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए आप सब इकट्ठा होइए। शरद पवार भी पीछे पीछे लग गए, यानी कि बाहर में कुछ और अंदर मीटिंग में कुछ और, दूसरे को सामने रखकर उसे बेवकूफ बनाओ कि जाओ तुम जाकर प्रवक्ता बन जाओ और एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से बोलो नहीं हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन इस स्तर पर है कि शरद पवार को मीटिंग में बेइज्जत होना पड़ा, गिड़गिड़ाते रहे, वो अपने सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाए कि जो लोग पूछ रहे थे, यानी कि सांसद गायब हो रहे हैं, विधायक मोर्चा खोल रहा है और शरद पवार की पार्टी को इतनी बड़ी सजा जो कि पहले मिल चुकी है। अजीत पवार ने जैसे ये हिंदुत्व के मुद्दे से भटका रहे थे उद्धव ठाकरे को, इन्हीं के भतीजे ने हिंदुत्व के मुद्दे वाली पार्टी का गठबंधन स्वीकार कर लिया, उनके साथ मिल गए। छोटी मोटी कंफ्यूजन अभी उनके पास है, लेकिन वो कंफ्यूजन भी कुछ समय के बाद दूर हो जाएगी। वो भी सो कॉल्ड सेकुलर गैंग से बाहर हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे की स्थिति तो यह है कि वहां उनकी पार्टी में इस बात के लिए हंगामा चल रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जाओ या न जाओ, आप इन हिंदू विरोधियों के खिलाफ आ जाओ, कम से कम अपनी इज्जत बचानी है। अगर बीएमसी में कुछ करना है और आगे संगठन के लेवल पर काम करना है, शिव सैनिकों को मोटिवेट करना है, तो इन हिंदू विरोधी पार्टियों से अलग होना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अघाड़ी के बदले ये मुसलमान जो चुनाव लड़ रहे थे, बैटिंग कर रहे थे हम लोगों के लिए, वही हमारे लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर दिया, बैकफायर कर गया। इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी विद्रोह चल रहा है। परेशानी दोनों पार्टियों की है, लेकिन सजा इस बार जो मिली है ये शरद पवार की चतुराई, ये धूर्तता की मिली है। और इसलिए इस बार एक बार फिर से शरद पवार की पार्टी में विस्फोट होगा। उन्हें हिंदुओं से द्रोह की सजा मिलेगी, जो इतने सालों तक हिंदुओं को भरमाते रहे, जातीय राजनीति करते रहे, मराठा कार्ड खेलते रहे हैं और हिंदुओं को तोड़कर मुसलमानों को जोड़ते रहे अपने साथ, उसकी सजा मिलने वाली है। जल्द ही इनकी पार्टी में फिर से विस्फोट होगा, क्योंकि ये सारे विधायक और सांसद को पता है कि शरद पवार अब इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि इनसे पार्टी संभलेगी नहीं, और ये जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, यानी सुप्रिया सुले को, वो पार्टी संभालने के लायक नहीं है। उसे तो सांसद बनाकर दिल्ली में ये भेजते रहे हैं। इसलिए अब इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में तो भूचाल है और संसद में हंगामा चल रहा है। ये लोगों का पूरा मकसद यही है कि किसी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश न होने दे, चाहे अंडानी का मुद्दा लाए या फिर संभल का मुद्दा लाए या फिर कहीं और से खोदकर ईवीएम का मुद्दा लेकर आए, किसी तरीके से संसद के सत्र में हंगामा कर करके इसे अडजॉर्न करवाते रहे, ताकि अपनी पार्टी को बचा कर रखा जा सके। ये समस्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।